अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपने फिजिक्स के क्लास 10 की फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसके चैप्टर 1 के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है और जितने भी एग्जाम्पल के थे वो मैं लेक्चर्स के बीच बीच में करवा चुका हूँ। अच्छा भाई, तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज द वेवलेंथ। तो भाई न्यूमेरिकल में हमें पता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो हम बनाते हैं इसका डेटा। क्या बनाते हैं भाई? डेटा। सही है। तो वेवलेंथ हमने मालूम करनी है, यानी लैम्डा मालूम करना है। लैम्डा मालूम करने कौन सी वेव का? रेडियो वेव जो कि ब्रॉडकास्ट यानी छोड़ी गई है कहां से? रेडियो स्टेशन से, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। सही है। तो फ्रीक्वेंसी उस वेव की है 1300 किलोहर्ट्ज। सही है। और 1 किलो जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है 10⁻³ के। तो यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं 1300 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज। सही है। यहां पे मुझे लग रहा है सवाल में कुछ मिसिंग है। हाँ भाई, तो यहाँ पे सवाल में स्पीड ऑफ रेडियो वेव भी दिया हुआ है, वो जो मैंने लिखा नहीं है। तो स्पीड लिखा हुआ है कि हमारे पास द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ रेडियो वेव भी दिया गया है जो कि है हमारे पास। आप बुक में अगर न्यूमेरिकल देखो तो उसमें लिखा है स्पीड ऑफ वेव जो है रेडियो वेव वो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम यहाँ पे शो करेंगे v से कि भाई स्पीड जो है वो हमारे पास है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात क्लियर है। मुझे निकालना है लैम्डा, मेरे पास f है और v है। मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है जो कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं। वो क्या है हमारे पास? v बराबर होता है f लैम्डा के। सही। यहां से अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूं तो मेरे पास लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? v/f के। f या मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो जाएगा। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास, v है मेरे पास 3 एक्सपोनेंट 8 और चूंकि फ्रीक्वेंसी मेरे पास यहाँ पे है 1300 × 10⁻3। अगर मैं इसको और सिंपल करके लिख दूं, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट करा दूं, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूं। यह पॉइंट यहाँ पे है ना। अगर आपने क्लास 9 में इस पॉइंट की शिफ्टिंग वाली देखी हो, तरीका सीखा हो, तो वो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा कि भाई पॉइंट को जब हम इस तरीके से राइट साइड पे शिफ्ट कराते हैं तो यहाँ पे ये पावर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 13 एक्सपोनेंट, पॉइंट को कितने जम दे रहा हूं मैं? 1 2 जम दे रहा हूं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 से बन जाएगा 5, 13 × 10⁻5 हर्ट्ज। सही है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 13 × 10⁻5 हर्ट्ज, तो यहाँ मेरे पास कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। सही है। अब मुझे पता है जब बेस सेम होती है तो पावर माइनस हो जाती है, जब डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की बेस 10 है तो ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 10⁻3। चूंकि 8 में से जब 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 और 13 को मैं डिवाइड करा देता हूं। तो ये मेरे पास आएगा 3 / 13, जो कि मेरे पास आता है 0.3230 के 0. यहां लिख रहा हूं मैं 0.230। सही। 0.230 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। सही है। और मीटर। अगर आपको ये आंसर थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो आप इस पॉइंट को शिफ्ट करा सकते हो। अगर आप इस पॉइंट को इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाओगे तो 1 2 3, अगर मैं इसको 3 जम देता हूं तो मुझे यहां से 3 पावर कम करने पड़ेंगे। मतलब यहां से मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहाँ पे 10⁻3 है, तो मैं इस पॉइंट को 3 जम दे सकता हूँ राइट साइड पे, जो कि मेरे पास आ जाएगा 230 मीटर। सही है। तो आपके पास दोनों आंसर करेक्ट है। अगर आपको एक्सपोनेंट ज्यादा समझ नहीं आता तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं, आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं। सही है। दोनों में कोई कंफ्यूजन मसला नहीं है, आंसर दोनों सही है। सही है। अच्छा भाई, दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं।
दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास कि भाई द वेव्स मूविंग इन अ पॉन्ड हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। भाई एक तालाब में वेव्स मूव कर रही हैं और उस वेव की जो वेवलेंथ है यानी लैम्डा है वो कितना 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी है 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स, तो यानी v मालूम करना है। सॉल्यूशन में हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। सही है, v की वैल्यू सॉरी f की वैल्यू 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये मेरे पास आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगा मीटर पर सेकंड में। तो ये मेरे पास आएगा 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये मेरे पास आ गया कुल मिला के 1.28 मीटर पर सेकंड उस वेव्स की स्पीड है। सही है, और वेलोसिटी यानी स्पीड का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। सही है, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, डेटा की हेडिंग डाल लेते हैं। इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से 50 वेव्स पास कर रही है, तो यानी यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स जिसको मैं n से शो कर देता हूं 50। सही, n मेरे पास यहां पे क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, n मेरे पास है नंबर ऑफ वेव्स, मेरे पास इसको मैं n से लिख देता हूं और जो कि मेरे पास है 50। पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड। अच्छा, ये जो 10 सेकेंड है आप इसको टाइम पीरियड नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास सिर्फ 1 सेकेंड का सॉरी टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास वो सिर्फ एक वेव का होता है। सही है, जो हमारे पास यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 50 वेव्स के पास होने का, 50 वेव्स के पास होने का जो टाइम है वो 10 सेकेंड है। अगर यहाँ पे 50 की जगह 1 लिखा होता, अगर आप लोगों को याद हो जब मैंने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने कहा था नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू, मतलब जो नंबर ऑफ वेव जनरेट होती है और जितने टाइम में जनरेट होती है, तो मैंने लिखा था नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। सही है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल में फॉर्मूला था। लेकिन मैंने क्या कहा था कि भाई नंबर ऑफ वेव्स मान लो अगर एक प्रोड्यूस हो रहा है, सही है, तो उस एक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम होता है वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने लिखा था 1/t। वरना तो हम इस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। सही है, तो ये फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब एक वेव की बात होगी। सही है, तो एक वेव के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड, और बाकी वेव के लिए जो टाइम होगा वो जो सवाल में दिया हुआ है। सही है, अच्छा भाई, तो यहां तक तो बात समझ आई गई होगी कि ये जो 10 सेकेंड है ये हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि ये एक से ज्यादा वेव्स के लिए जो एक से ज्यादा वेव्स का टाइम है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, पीरियड मालूम करना है, पीरियड से मुराद टाइम पीरियड मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, इफ इट वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, यानी इसका लैम्डा हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, और कैलकुलेट द वेव स्पीड यानी वेलोसिटी भी मालूम करनी है। अगर आप इस 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपके पास यहां पे जो आंसर आएगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करा दे 100 से। सही है, तो यहां पे मेरे पास 800 मीटर आ जाएगा। सॉरी, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से आपको डिवाइड कराना पड़ेगा, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 0.08। सही है, अच्छा भाई, यहां पे जरा मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी तो आ ही जाएगी जिसका फॉर्मूला है मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, तो नंबर ऑफ वेव्स भी मुझे दिया हुआ है 50 वेव्स हैं, टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकंड, 10 1 से 10, 10 5 से 50, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई 5 हर्ट्ज। यहां तक बात समझ आई गई होगी।
इसके आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये मेरे पास आएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मुझे पता है भाई, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या आ जाएगा 1/f। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा t इक्वल टू 1/5, जो कि बराबर होगा किसके 1 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू 0.2। तो 0.2 जो है वो मेरे पास एक्चुअल में 1 सेकंड का टाइम है, जो सॉरी एक वेव का टाइम दिया हुआ है, एक वेव का टाइम है, और यही हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अब आ जाते हैं जरा इसकी स्पीड पे, यानी v पे। v पे जब हम आएंगे तो v के लिए फॉर्मूला है हमारे पास f लैम्डा। अच्छा, अगर आप इस v को, अगर आप इस लैम्डा को अगर आप चेंज ना करते, सेंटीमीटर में ही रहने देते, तो जो आपके पास आंसर होता वो आपका आता सेंटीमीटर पर सेकंड में, सही है। लेकिन अगर आप 8 रखेंगे तो आपके आंसर का यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप 0.08 रखते तो आपके आंसर का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, सही है। तो यहां पे हम जरा इसको कर लेते हैं। अच्छा, वैल्यू मैंने लिखी नहीं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आई है 5 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मेरे पास बना है 0.08। तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08 विल बी इक्वल टू 0.4। तो ये मेरे पास वेव की जो स्पीड होगी वो आएगी 0.4 मीटर पर सेकंड में, सही है। मीटर पर सेकंड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने लैम्डा जो है वो मीटर में लिया। अगर मैंने लैम्डा सेंटीमीटर में लेता, यानी मैं लैम्डा की वैल्यू 8 रखता, तो यूनिट मेरे पास क्या बनता सेंटीमीटर पर सेकंड, सही। सारा खेल इसमें यहाँ यूनिट का आ जाता। तो ये था हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल, जो कि बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ ये याद रखना है कि टाइम में कंफ्यूज ना हो जाना है। टाइम में आपने ये देखना है कि अगर एक वेव का अगर आपको टाइम दिया है तो वो आपके पास टाइम पीरियड है, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेव्स का अगर आपको टाइम दिया गया है तो वो आपके पास टाइम पीरियड नहीं है, वो एक्चुअल जो बहुत सारी वेव्स का टाइम है वो वाला स्मॉल टी वाला टाइम है वो, सही है। अब आ जाते हैं नंबर 4 न्यूमेरिकल पे। इसमें एक स्लिंकी एक स्प्रिंग होता है, जो कलरफुल स्प्रिंग होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो, कभी खेला भी होगा उससे, कि दोनों तरफ उसके केप जैसे लगे होते हैं और उसको ऐसे फेंकते हैं तो इस तरीके से एक जगह लगता है, फिर वो दूसरी जगह, दूसरा केप उसका दूसरी जगह लगता है, फिर इस तरीके से, इस तरह से एक केप इसका ऐसे जमीन पे लगता है, दूसरा वाला फिर इधर आके लगता है, ये फिर इधर आके लगता है। इस तरीके से वो स्लिंकी स्प्रिंग कहलाता है, सही है। आप नेट पे भी सर्च कर लेना, आपको नजर आ जाएगा, सही है। इस स्लिंकी स्प्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो रही है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने आपको बताया है कि भाई जिसमें हमारे पास कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है। पहले लेक्चर में देखेंगे तो आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बहुत डिटेल में समझाया मैंने। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रही है, द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां हम डेटा बना लेते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी स्पीड है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं सेंटीमीटर पर सेकंड से इसको मीटर पर सेकंड में लाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना यह पड़ेगा कि भाई 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मुझे इसको 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा, जो कि मेरे पास आंसर आएगा, अल्लाह आपका भला करे, 0.4 मीटर पर सेकेंड, सही है। अगर आप मीटर में डीलिंग करना चाहे तो इसको 100 से डिवाइड करा दें, नहीं करना चाहिए तो इसको 40 रहने दें। अच्छा, आगे देखते हैं कि इस सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करने से फर्क क्या आएगा हमारे पास। वेव की स्पीड 40 सेंटीमीटर पर सेकंड है और जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो है 20 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास f इक्वल टू 20 हर्ट्ज। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें, जैसे मेरे पास ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में एक वो हिस्सा होता है जिसमें उसके कॉइल जो होते हैं, जो यहाँ पे ये जो घुमा हुआ है इसको कॉइल कहते हैं,
कहीं कहीं पे कॉइल के दरमियान में स्पेस ज्यादा होता है और कहीं कहीं पे कॉइल के दरमियान में स्पेस कम होता है, फिर कॉइल के दरमियान में स्पेस ज्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर ज्यादा हो जाता है। सही है। तो मैंने आपको बताया था जहां पे ये कॉइल के दरमियान का जो स्पेस कम होता है ये जगह हमारे पास कहलाती है कंप्रेशन, और जहां पे कॉइल्स के दरमियान का स्पेस ज्यादा होता है ये जगह हमारे पास कहलाती है रेयरफेक्शन। सही है। तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन से मुराद ये है कि भाई एक के बाद जो दूसरा कंप्रेशन आ रहा है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने बताना है। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि भाई दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच में डिस्टेंस बताना। तो ये मैंने आपको लेक्चर में बता दिया कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है हमारे पास लैम्डा, जिसको हम वेवलेंथ भी कहते हैं। मतलब मुझे कुल मिला के इस न्यूमेरिकल में क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। सही है। अगर आपको दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन बोले, दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन बोले, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट बोले, टू कंसेक्यूटिव ट्रफ बोले, चारों बातों का मतलब ये है कि आपको लैम्डा निकालना है यानी वेवलेंथ निकालना है। मुझे वेवलेंथ निकालना है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे मेरे लिए ये आसान न्यूमेरिकल है जिसमें मुझे सिंपल करना क्या है, v इक्वल टू एफ लेमडा का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है। लेमडा मेरे पास बराबर आ जाएगा v अपॉन एफ, और लेमडा विल बी इक्वल टू v जो है हमारे पास वो है 40 डिवाइडेड बाय 20। तो अगर मैं इसको 40 रखता हूं, v को क्या रखता हूं 40 रखता हूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन 2 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा मेरे पास आंसर में 2 सेंटीमीटर, अगर मैं v की वैल्यू 40 रखता हूं, क्योंकि 40 कब है जब इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर मुझे मीटर में लैम्डा की वैल्यू मीटर में चाहिए तो मैं इसका क्या करूंगा कि v की वैल्यू भी मीटर पर सेकंड वाली रखूंगा। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.4 divided by 20, it will become 0.4 divided by 20, ये हमारे पास आ जाएगा 0.02, और जो आंसर ये आएगा वो हमारे पास मीटर में होगा, क्योंकि अब मैंने जो v की वैल्यू रखी है वो मैंने मीटर वाली रखी है बजाय सेंटीमीटर वाली। सही है। अच्छा, अब जरा आते हैं अपने पांचवें न्यूमेरिकल पे। सही है। पांचवें न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स। इसको नोट कर लीजिए, मैं जरा इसको मिटा देता हूं। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। स्लिंकी मैंने अभी आपको बताया एक स्प्रिंग है हमारे पास। एक स्टूडेंट वेव्स जनरेट कर रहे हैं स्लिंकी में, और उस स्टूडेंट के स्टूडेंट हैंड मेक्स वन कंप्लीट फर्स्ट एंड बैक ऑसिलेशन। फर्स्ट एंड बैक ऑसिलेशन का मतलब ये होता है आगे पीछे जाना, यानी एक वाइब्रेशन कराना, यानी एक वेव प्रोड्यूस कराना। बेसिकली बात क्या हो रही है, एक वेव प्रोड्यूस करा रहा है। वन फर्स्ट एंड बैक ऑसिलेशन का मतलब होता है एक वेव का जनरेट होना। तो उस स्टूडेंट का जो हाथ है वो एक फर्स्ट और बैक ऑसिलेशन यानी एक वेव जनरेट कर रहा है। कितने सेकंड में, 0.40 सेकंड में। यानी डेटा में मेरे पास सबसे पहले ये क्या आ गया है, एक वेव की टाइम की बात की जा रही है, तो ये मेरे पास क्या आएगा कैपिटल टी, जो कि टाइम पीरियड होता है, और जो मुझे दिया हुआ है 0.40 सेकेंड्स। यहां तक बात क्लियर है। द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज 0.60 मीटर, यानी लैम्डा मेरे पास आ गया 0.60 मीटर। अब फॉर दिस वेव डिटरमाइन पीरियड, यानी हमने टाइम पीरियड तो दिया हुआ है हमें, फ्रीक्वेंसी यानी f निकालना है, और वेव स्पीड यानी v निकालना है। सही है। अच्छा, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है जो कि हमने डेटा में लिख दिया है। फ्रीक्वेंसी हमें पता है किसके बराबर है, 1/t के। तो मैं यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा, 1/ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.40, जो कि मेरे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.40, ये मेरे पास आ रहा है 2.5। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है 2.5 हर्ट्ज।
सही है। और इसके बाद हम निकालना है v, तो v मेरे पास फॉर्मूला है एफ लैम्डा, सही है। एफ लैम्डा यहाँ पे मेरे पास इसका फॉर्मूला है, तो मेरे पास इसको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2.5 एफ की जगह आ जाएगा, लैम्डा की जगह आ जाएगा 0.60, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कराने पे मेरे पास आंसर जो आ रहा है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.60, इट विल बिकम 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा? क्योंकि लैम्डा का जो यूनिट है यहाँ पे मीटर ही है, ना कि सेंटीमीटर, सही है। तो ये हमारे पास 5 न्यूमेरिकल हो गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं इसका। अच्छा भाई, तो 5 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। अब जरा आते हैं अपने इस आखिरी के 3 न्यूमेरिकल्स पे। छठा न्यूमेरिकल है हमारा, इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड। कंप्रेशंस का मतलब 80 वेव्स है यहाँ पे, सही है। बोले 80 कंप्रेशंस, यानी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स, जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं, जो कि कितना 80, सही है। और कितने टाइम में ये जा रहे हैं भाई, ये t इन 20 सेकेंड। चूंकि एक वेव का नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने कैपिटल टी नहीं इस्तेमाल किया, स्मॉल टी इस्तेमाल किया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। कैलकुलेट द पीरियड, यानी टाइम पीरियड मालूम करना है। If two consecutive compressions are 8 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी लैम्डा हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अगर लैम्डा हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो हमने इसकी वेव स्पीड भी मालूम करनी, यानी v। 8 सेंटीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूं मीटर में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.08 मीटर, चूंकि मुझे इसको 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा। मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं इसकी, जो कि मेरे पास आएगी 80 डिवाइडेड बाय, मैं अगर फॉर्मूला लिखूं n/t will become 80 upon 20, ये मेरे पास बन जाएगा 21 से 20, 24 से 80, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 हर्ट्ज, सही है। ये आ गई मेरे पास फ्रीक्वेंसी। मैं इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ साथ साथ, किस तरह से, f इक्वल टू 1/t, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा t इक्वल टू 1/f, जो कि मेरे पास बन जाएगा 1/4, और इसका आंसर मेरे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हमारे पास बनेगा करीब करीब 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 0.25 सेकेंड, सही है। इसके बाद आते हैं इसका लास्ट पार्ट, कि भाई हमारे पास लैम्डा 0.08 मीटर है, तो वेव स्पीड इसकी क्या निकलेगी, वेव स्पीड इसका निकलेगा एफ लैम्डा के थ्रू निकलेगा। तो एफ हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.32 मीटर पर सेकेंड, सही है। ये आ गया हमारे पास छठा न्यूमेरिकल। अब जरा सातवें न्यूमेरिकल पे आते हैं, सही है। सातवें न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ यूं होगा कि कह रहे हैं एक स्विमिंग पूल में वेव्स जनरेट हो रही हैं, सही है। वेव्स जो है स्विमिंग पूल प्रोपेगेट का मतलब ये होता है वेव्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये प्रोपेगेशन कहलाता है, सही है। तो वेव्स जो है वो स्विमिंग पूल में प्रोपेगेट कर रही है एट 0.90 मीटर पर सेकेंड, यानी उन वेव्स की स्पीड जो है वो है 0.90 मीटर पर सेकेंड, सही है। ये मेरे पास डेटा आ रहा है इसका। इफ यू स्प्लैश द वाटर, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास स्विमिंग पूल है, इसमें इस तरीके से वेव्स हैं। अब मैंने यहाँ पे स्प्लैश यानी झड़काव मारा, यानी इस तरीके से पटक करके पानी में हाथ मारा, तो मेरे पास एक वेव जनरेट हो गई। और वो वेव जो है, इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड, मैंने एक एंड पे वाटर का स्प्लैश किया तो मेरे पास एक वेव जनरेट हुई। ऑब्जर्व द वेव गो टू द ऑपोजिट एंड, यानी यहाँ पे मैंने मारा तो वो वेव यहाँ से इस तरफ गई, सही है। रिफ्लेक्ट एंड रिटर्न इन 30.0 सेकंड, यानी यहां से वापस भी आई 30.0 सेकंड, जो कि मेरे पास एक वेव का टाइम बता रहा है, तो मेरे को ये क्या बता रहा है, टाइम पीरियड, सही है। हाउ फार इज द अदर एंड ऑफ द पूल, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना है सबने, मतलब इस एंड से ये एंड कितना दूर है, पूल के इस एंड से ये एंड कितना दूर है। तो अगर मैं ये देखूं
यहाँ मेरे पास अगर मैं इस डिस्टेंस को नापूं तो इस डिस्टेंस को नापने के बजाय अगर मैं लैम्डा को नापूं, मतलब मेरा ये कि इस डिस्टेंस को अगर मैं लैम्डा कहूं तो ये कोई गलत बात तो नहीं होगी, सही है ना। तो ये मेरे पास एक लैम्डा आ गया, तो मतलब मुझे लैम्डा अगर मैं निकाल लूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास इस दोनों पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि या तो क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस या फिर ट्रफ और ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस। चूंकि आपको क्रस्ट और क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ नजर नहीं आ रहा, तो आप एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो भी वो आपके पास लैम्डा ही कहलाएगा, सही है। यहां से यहां तक अगर आप निकालें, अगर आप यहां से यहां तक इस तरीके से अगर एक और वेव होती यहां तक तो भी हमारे पास ये लैम्डा था, और यहां से यहां तक ये तीनों डिस्टेंस जो होते हैं ये हमारे पास लैम्डा कहलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों हमारे पास वेवलेंथ यानी लैम्डा कहलाते हैं। तो मुझे असल में इसका निकालना है कि लैम्डा निकालना है, सही है। तो लैम्डा निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे पहले आपको बताऊं कि भाई मैं इसकी पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लूं, क्योंकि मेरे पास v इक्वल टू एफ लैम्डा के फॉर्मूले से ये निकलेगा, क्योंकि मुझे v दिया हुआ है और v दिया हुआ है, f नहीं दिया हुआ, तो f मैं t से निकाल लेता हूं, जो कि मेरे पास होगा f इक्वल टू 1/t। ये मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 30.0, जो कि गालिबन मेरे ख्याल से 0.033 सेकंड के बराबर होगा। उसमें हर्ट्ज सेकंड कह रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय 0.033, फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आ गई 0.033 हर्ट्ज, सही है। अब इस फ्रीक्वेंसी को मैं इस फॉर्मूले में रखूं तो मेरे पास वेव की स्पीड आ जाएगी 0.033 मल्टीप्लाई बाय स्पीड नहीं निकालनी मैंने, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा के लिए फॉर्मूला बनेगा v अपॉन एफ, सही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033 और इसका आंसर है 27.27 मीटर, सही है। यानी एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है, एक एंड जो दूसरे एंड से कितना दूर है वो 27.27 मीटर दूसरे एंड से दूर है, सही है। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आखिरी न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो है कि भाई अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम, एक पेंडुलम है हमारे पास सिंपल, जिसका रस्सी की जो लेंथ है, हमने अगर आपने देखा पेंडुलम वाला लेक्चर देखा हो, उसमें मैंने आपको बताया था पेंडुलम में हमारे पास जो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लेंथ दी हुई है 80.0 मीटर सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ ये मेरे पास आ जाएगा 0.8 मीटर, सही है। कैलकुलेट इट्स पीरियड यानी टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी यानी f निकालना है, g की वैल्यू मेरे पास 9.8 दी गई है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे यार इसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है भाई, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, सही है। इसका टाइम पीरियड इस तरह से निकल के आता है। अगर मैं इसकी वैल्यूज को पुट करूं तो ये मेरे पास आएगा t इक्वल टू 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई अंडर रूट l कितना है भाई मेरे पास, l है 0.8 और g है 9.8, सही है। अगर मैं इन दोनों पे स्क्वायरिंग करूं, इस रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं मैं, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी मैंने, ये मेरे पास बन जाएगा टी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये मेरे पास, अच्छा 2 को भी स्क्वायर मिल जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 को भी स्क्वायर मिल जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये मेरे पास आ जाएगा 9.8596, सही है।
और इस स्क्वायर जो है ये इसको भी मिलेगा, तो इसका इससे रूट खत्म हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8। सही है। तो अब ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो इनको मल्टीप्लाई करो। 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8596 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये हमारे पास आ रहा है 31.55072। साथ ही इसको हम डिवाइड करा देते हैं 9.8 से, तो ये मेरे पास बन रहा है 3.219। तो मेरे पास टी स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 3.219। सही है। अब टी स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, टी चाहिए, तो मैं दोनों पे रूट लगा दूंगा स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मैं इसको लिख देता हूं अंडर रूट 3.219, इसका रूट आ रहा है मेरे पास 1.794 सेकेंड। सही है। ये आ गया इसका टाइम पीरियड। अब जरा इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है 1/t, तो f इक्वल टू 1/1.794, ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.794, ये आ रहा है हमारे पास 0.557। तो f इक्वल टू 0.557 हर्ट्ज। सही है। ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है, और ये हमारे पास सारे न्यूमेरिकल इसके सॉल्व हो गए। इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।